लॉन्जिट्यूडिनल इलास्टिसिटी पर ही बच्चों हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स किए लेते हैं। चलिए साहब, हमको यहाँ पर एक रूफ दे रखी है, एक सीलिंग दे रखी है बच्चों, और इस सीलिंग से हमने दो वायर्स लटका दिए। दो वायर्स लटकाए बच्चों, जिन दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है और इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों A1 A2 है। इनके मटेरियल्स के बच्चों यंग्स मॉडुलस Y1 Y2 है, और इनसे बच्चों मैंने कोई वेट लेस रॉड बांध रखी है। कोई ऐसी रॉड बच्चों जिसका कोई वेट नहीं है। और इन दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है L। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है बच्चों कि हम इन दोनों के बीच में इस रॉड पर किसी वेट को कहाँ पर सस्पेंड करें। इन दोनों के बीच में बच्चों इस रॉड से हम लोग किसी वेट को कहाँ पर सस्पेंड करें कि इन दोनों ही वायर्स में जो स्ट्रेस डेवलप हो बच्चों, इनमें जो स्ट्रेस डेवलप हो वो बिल्कुल सेम हो। वीडियो को पॉज करके कीजिए। चलिए कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखिए दोनों वायर्स की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया, दोनों को यंग्स मॉडुलस दे रखा है। किसी वेट को कहाँ पर सस्पेंड करें, तो चलिए हम लोग पहले तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि वेट को हमने कहीं यहाँ वेट W को हमने उससे लटका दिया। पहले तो आपने ये मान लिया बच्चों। अब कहाँ पर लटकाया है, तो चलिए हमने मान लिया साहब यहाँ से डिस्टेंस x पर लटकाया। अब यहाँ पर क्या पिक्चर बनती है, सबसे पहले हम लोग ये देखें बच्चों कि हम लोगों ने मान लिया कि चलिए पहली वायर में जो टेंशन डेवलप हुआ बच्चों वो T1, दूसरी वायर में जो टेंशन डेवलप हुआ वो T2। पहली वायर में टेंशन T1 है, दूसरी में T2 है, तो T1 प्लस T2 बराबर कितना होगा बच्चों, W। भाई ऊपर वाली वायर में, इस वाली वायर में टेंशन T1, उस वाली वायर में टेंशन T2, तो T1 प्लस T2 बराबर W। सबसे पहली बात भाई आप फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बोल दीजिए, या सिंपली द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इट इज़ वाई। सबसे पहली बात तो ये हो गई बच्चों। और दूसरी बात यहाँ पर हम एक काम करें, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सपोज कीजिए जैसे इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट A। अब मैं अगर पॉइंट A के रिस्पेक्ट में अगर नेट टॉर्क देखूं बच्चों, सिस्टम जो है वो मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा बच्चों वो इक्विलिब्रियम में है। सो नेट टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू A, यदि मैं A के सापेक्ष नेट टॉर्क निकालूं तो वो कितना होगा बच्चों, दैट वुड बी W इंटू एक्स। भाई इस W वेट का टॉर्क कितना होगा, W इंटू एक्स। इसका वेट कितना है W, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x। भाई इसका वेट है W, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x। सो इसका जो टॉर्क आएगा बच्चों वो W इंटू एक्स आएगा, और दूसरा वाला जो टॉर्क होगा बच्चों वो होगा T2 इंटू एल। भाई टॉर्क जो होता है वो आपको पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क जो होता है बच्चों वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब अगर इस पॉइंट के अबाउट देखा जाए तो ये वाला जो टॉर्क है बच्चों वो इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा। भाई यहाँ पर आपने इसको बांध रखा था, अभी ये वाला जो फोर्स होगा वो इसको ऐसे घुमाएगा, इट विल ट्राई टू रोटेट इन दिस वे, और ये बच्चों इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सो अगर यूँ कहा जाए बच्चों तो पहले वाले का टॉर्क कितना होगा W इंटू एक्स, और दूसरे वाले का कितना होगा T2 इंटू एल। और माइनस क्यों, क्योंकि ये वाला जो टॉर्क है बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और नेट टॉर्क कितना, 0, बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम जो है भैया वो कुल मिलाकर इक्विलिब्रियम में है, वो साम्यावस्था में। ये वाला टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ये वाला टॉर्क उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो जो नेट टॉर्क आएगा, जो परिणामी आघूर्ण आएगा बच्चों वो 0 0 0 आएगा। सीधा सीधा रीज़न है बच्चों क्या, कि ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए साहब इस तरीके से आप T2 की वैल्यू निकालिए बच्चों। T2 की वैल्यू जो आपके पास में आ रही है वो मेरे ख्याल से आ रही है बच्चों W इंटू एक्स अपॉन एल। वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। सिस्टम चूंकि इक्विलिब्रियम में बच्चों, इसलिए जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। सिस्टम चूंकि इक्विलिब्रियम में, इसलिए किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकाला जाए बच्चों वो 0 0 0 आता है। तो चलिए साहब T2 आ गया आपके पास में। अब आप एक काम करिए बच्चों, ये T2 आ चुका है आपके पास में। अब आप चाहें तो यहाँ पर रख दीजिए तो उससे T1 आ जाएगा। चलिए रख ही देते हैं हम लोग। तो T1 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, T1 की वैल्यू आ रही है W माइनस T2, W माइनस T2, और ये W है बच्चों, और T2 की वैल्यू है W x अपॉन एल, और W कॉमन निकाल देंगे 1 माइनस एक्स अपॉन एल। ये आपके पास में T1 आ गया। T1 आ गया। अब आपको गिवन क्या बच्चों कि दोनों वायर्स में जो स्ट्रेस है वो सेम है। दोनों वायर्स में स्ट्रेस बच्चों सेम है, मतलब T1 अपॉन A1। स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। तो पहली वाली वायर में जो है बच्चों वो T1 अपॉन A1, और दूसरी वाली वायर में बच्चों T2 अपॉन A2। अब क्या होगा, T1 की वैल्यू कितनी बच्चों, T1 की वैल्यू है W इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल अपॉन A1, और T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों,
T2 की वैल्यू डब्ल्यू एक्स अपॉन एल और अपॉन में कितना A2, ये लीजिए भाई। T1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो T1 की वैल्यू होगी बच्चों W इंटू वन माइनस एक्स बाय एल होगी भाई। T1 की वैल्यू W इंटू वन माइनस एक्स बाय एल अपॉन A1 और T2 की वैल्यू W इंटू एक्स बाय एल अपॉन A2। अब क्या हो रहा है बच्चों, W से W कैंसिल हो गया, W से W कैंसिल हो गया बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीजिए और ये साहब A1 इंटू कितना बच्चों एक्स बाय एल। होप मैंने सही लिखा है, कुछ गलत नहीं है यहाँ पर भाई। यहाँ पर आपको स्ट्रेस बोला था, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। हमने T1 की वैल्यू निकाली, T2 की वैल्यू निकाली, जो कुछ कैंसिल हो सकते थे उनको कैंसिल कर दिया और इस तरीके से बच्चों ये A2 बराबर आ जाएगा बच्चों एक्स बाय एल इंटू A1 प्लस A2। भाई ये A2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, A2 इंटू वन A2 इंटू एक्स बाय एल, A2 एक्स बाय एल माइनस का था, RHS पे जाके प्लस हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों x की वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो होप मैंने सारा कैलकुलेशन सही किया है और इस तरीके से बच्चों वो कितना आ जाएगा A2L अपॉन A1 प्लस A2। एज सच यंग्स मॉडल्स की कोई ज़रूरत हमें पड़ी नहीं यहाँ पर, बट अगर पड़ जाती तो इसलिए मैंने पहले से आपको दे दिया था बच्चों। अभी पढ़ेगी थोड़ी देर में, कैसे पढ़ेगी बताता हूँ आपको। तो x आ गया बच्चों A2L अपॉन A1 प्लस A2, मतलब इस वाले वायर से कितनी डिस्टेंस पर रखेंगे, इस वाली वायर से बच्चों आप उसको इतनी डिस्टेंस पर रखेंगे पहली वाली वायर से। अगर दूसरी वाली वायर से डिस्टेंस निकालनी हो तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी वाली वायर से जो डिस्टेंस आएगी बच्चों वो L माइनस एक्स आएगी। भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L थी, ये x था, तो ये बाकी का जो बचेगा बच्चों वो L माइनस एक्स बचेगा, L माइनस A2L अपॉन A1 प्लस A2। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो ये A1L अपॉन A1 प्लस A2 आ जाएगा। सो पहली वाली वायर से अगर डिस्टेंस पूछी जाए तो पहली वाली वायर से डिस्टेंस है A2L अपॉन A1 प्लस A2 और सेकंड वाली वायर से डिस्टेंस पूछी जाए तो वो A1L अपॉन A1 प्लस A2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को आगे और बढ़ाइए और मुझे बताइए कि हम इस वेट को कहाँ पर सस्पेंड करें। इस वेट को हम कहाँ पर सस्पेंड करें कि दोनों वायर्स में जो स्ट्रेन डेवलप हो वो सेम डेवलप हो। पिछली बार क्या बोला था बच्चों मैंने, स्ट्रेस दोनों पर सेम लग रहा है, लेकिन इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, इस वायर को मैं कहाँ पर लटकाऊँ कि दोनों वायर्स में जो स्ट्रेन डेवलप हो वो सेम हो। बच्चों वीडियो को क्षणिक देर के लिए पॉज करके कीजिए। अभी आप कैसे करेंगे देखिए, हम इस वेट को कहाँ पर लटकाएं कि दोनों में स्ट्रेन डेवलप हो। फिर वही किसी पिट्टी सी बात होगी भाई, पहली बार में टेंशन T1 सपोज कर लिया, दूसरी में T2, T1 प्लस T2 बराबर W, नेट टॉक अबाउट A निकाला तो विद रिस्पेक्ट टू A निकाला, वही यही पिक्चर आ जाएगी, नेट जीरो आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से किसी के अबाउट भी टॉक निकाल सकते हो, A के अबाउट, B के अबाउट, वाट एवर यू वांट टू गो फॉर। अब ये तो चलिए एक बात हो गई, इससे T1 की वैल्यू भी आ गई। अब आपको इस बार क्या बोला है बच्चों, ये जरूर कर लीजिएगा। इस बार बोला है कि दोनों वायर्स में जो स्ट्रेन है बच्चों वो सेम है। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन दोनों वायर्स में बच्चों सेम है। आपने पहली वाली वायर में और दूसरी वाली वायर में सेम लिया। और स्ट्रेन मेरे ख्याल से आप जानते हैं बच्चों वो होता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस भाई हुक्स लॉ से आप लोग जानते हैं वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, यही होता है भाई। स्ट्रेस बराबर होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो उस बेसिस पर ये आ गया बच्चों। और S1 की वैल्यू कितनी बच्चों, S1 की वैल्यू T1 अपॉन A1 अपॉन Y1 इज इक्वल्स टू ये कितना बच्चों T2 अपॉन A2 अपॉन Y2। ये लीजिए साहब भाई, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब क्या होगा बच्चों, T1 और T2 दोनों की वैल्यूज़ आपके समक्ष हैं। T1 की वैल्यू कितनी बच्चों, W इंटू वन माइनस एक्स बाय एल और अपॉन में A1 Y1। और T2 की वैल्यू कितनी बच्चों, T2 की वैल्यू है W इंटू एक्स बाय एल और अपॉन में कितना बच्चों A2 इंटू Y2। अरे ये A2 डिनोमिनेटर में आना है, इधर A1 डिनोमिनेटर में आना है। W के हो रहे हैं भैया, कैंसल हो रहे हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो A2 इंटू Y2 इंटू वन माइनस एक्स बाय एल और ये हो जाएगा बच्चों A1 Y1 और इंटू कितना बच्चों एक्स बाय एल। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों A2 Y2 का 1 में मल्टीप्लाई करा A2 Y2 ये आएगा और इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों एक्स बाय एल इंटू A1 Y1 और ये क्या आ गया बच्चों A2 Y2।
भाई a2y2 का 1 में मल्टीप्लाई करा a2y2 और a2y2 का x/l में मल्टीप्लाई करा, फिर ये और फिर बाद में आप बच्चों डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। x की वैल्यू निकालना कोई बड़ा काम नहीं है आपके पास। x की वैल्यू आ रही है आपके पास बच्चों a2y2l और अपॉन में कितना a1y1 प्लस a2y2। सो दिस इज द डिस्टेंस वेयर वेट शुड बी सस्पेंडेड। आप वेट को कहाँ पर लटकाएंगे, तो ये डिस्टेंस आपने कहाँ से निकाली है, ऑब्वियसली पहली वाली वायर से निकाली। अगर दूसरी वाली वायर से डिस्टेंस निकालनी हो तो l माइनस एक्स, और l माइनस एक्स में x की वैल्यू रख देंगे। मेरे ख्याल से अगर आप सेकंड वाली वायर से डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, तो सेकंड वाली वायर से जो डिस्टेंस आएगी वो कुछ इतनी आ जाएगी। भले पहली वाली वायर से आपने डिस्टेंस निकाली तो वो इतनी थी, दूसरी वाली वायर से डिस्टेंस निकाली, पहली वाली वायर से डिस्टेंस जो आई थी बच्चों वो इतनी आई थी, और दूसरी वाली वायर से l माइनस एक्स, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों पहचान सकते हैं कि कहाँ पर लटकाया जाए कि स्ट्रेस इक्वल आए या स्ट्रेन इक्वल आए। अच्छा, स्ट्रेन इक्वल आए उसको कहने का एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर स्ट्रेन, भाई देखिए दोनों की लेंथ शुरुआत में सेम थी, दोनों की लेंथ शुरुआत में सेम थी, ठीक। अब स्ट्रेन इक्वल आया मतलब बराबर खींचेंगी, वो बराबर बराबर एक्सटेंड होंगी। उससे क्या होगा, ये जो रॉड है बच्चों वो हॉरिजॉन्टल ही बनी रहेगी। अगर आप उन दोनों पर बराबर स्ट्रेन लाते हो कि पहली वाली वायर की जितनी लंबाई बढ़ाई उतनी ही लंबाई आपने दूसरी वाली वायर की बढ़ाई बच्चों, अगर दोनों की लंबाई आप सेम बढ़ाते हैं, एक जैसी बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रॉड होगी बच्चों, जो उनके नीचे लटकी हुई थी बच्चों, वो बिल्कुल स्ट्रीदी वो हॉरिजॉन्टल की हॉरिजॉन्टल बनी रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर एक की लेंथ ज़्यादा बढ़ी और दूसरे की लेंथ कम बढ़ी, भाई शुरुआत में तो दोनों की लेंथ सेम थी, लेकिन अगर एक की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ी दूसरे की कम बढ़ी, तो ये जो रॉड होगी बच्चों दैट विल नॉट रिमेन हॉरिजॉन्टल, वो इंक्लाइंड हो जाएगी। वो हल्की सी इंक्लाइंड हो भले, लेकिन थोड़ी बहुत इंक्लाइंड होगी। जैसे पिछले केस में मैंने जब दोनों पर स्ट्रेस सेम लिया था, तो उस केस में पॉसिबिलिटी थी कि अगर आपने दोनों पर स्ट्रेस सेम लिया है तो दोनों में स्ट्रेन डिफरेंट हो सकता है, और होगा भी सही, क्योंकि दोनों की यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है। भाई आपने दोनों के स्ट्रेस सेम लिए लेकिन दोनों की यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है, तो दोनों में स्ट्रेन भी डिफरेंट आएंगे। भाई स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अब बाई चांस दोनों में स्ट्रेस सेम था लेकिन दोनों का यंग्स मॉडुलस डिफरेंट था, तो यंग्स मॉडुलस डिफरेंट होने से दोनों का स्ट्रेन भी डिफरेंट होगा। तो स्ट्रेन डिफरेंट होगा मतलब दोनों वार खींचेंगी, लेकिन पहली बार कुछ अलग, दूसरी बार कुछ अलग, और उस कारण से क्या होगा, उस कारण से जो रॉड है बच्चों वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी। हालांकि हमने यहाँ पर उसको हॉरिजॉन्टल माना है, क्योंकि अगर उसमें जो लेंथ में जो चेंजेस आएंगे वो बहुत तनिक से परिवर्तन आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएंगे। एनीवेज मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका है। तो अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग बच्चों, ये आपने कर भी लिया होगा। चलिए साहब, अब हमारे पास में बच्चों दो रिजिड एंड्स के बीच में हम लोग एक वायर को बांध देते हैं। ये लीजिए, मैं दो रिजिड एंड्स लेता हूँ बच्चों इस तरह से, ये लीजिए इस तरह से बच्चों, मैं दो रिजिड एंड्स के बीच में एक वायर ली मैंने। वायर की लेंथ ले लीजिए साहब 2l, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a ले लीजिए, इसका जो यंग्स मॉडुलस है बच्चों वो a ले लीजिए। लेंथ कितनी ली दोनों वायर की बच्चों, आपने 2l ले ली, एरिया आपको a दिया है, यंग्स मॉडुलस y दिया है, और आपको ये पूछा है बच्चों कि इसके ठीक मिडिल पॉइंट से बच्चों मैं कितना वेट सस्पेंड करूं। इसके ठीक मिडिल पॉइंट से बच्चों मैं कितना वेट सस्पेंड करूं कि ये जो वायर है बच्चों ये x डिस्टेंस नीचे खिंच जाए। ये जो पॉइंट है ये कितनी डिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो जाए बच्चों, x डिस्टेंस। वीडियो को पॉज करके कीजिए, देखिए क्या होगा बच्चों। यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं फिर से एक बार इसका। इस केस में क्या हो रहा है, आपके पास में वायर जो थी बच्चों वो हॉरिजॉन्टल थी, लेकिन जब आपने इससे कुछ वेट लटकाया तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कुछ ऐसी पिक्चर आपके सामने आएगी। व्हेन यू विल सस्पेंड सम वेट फ्रॉम इट, आपने जब इससे कुछ वेट लटका दिया, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, और बिल्कुल मिडिल पॉइंट से आपने वेट लटकाया। मैंने आपसे कहा भी सही, अगर आपको अभी तक भी नहीं पता हो तो अभी पता करके भैया वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। देखिए ये इस तरह से कुछ पिक्चर बनेगी बच्चों। यहाँ पर ये W वेट आपने सस्पेंड करा, माना W वेट सस्पेंड करा, आपको उसकी वैल्यू ही निकालनी है। आपको बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो देखिए, और क्या बोला है कि ये वायर, ये पॉइंट कितना नीचे खसक जाता है बच्चों। जैसे इसको O नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं। तो अब ये नीचे कितना गया है बच्चों, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम देन कि इस वायर में जो डिप्रेशन आया नीचे की तरफ, वो कितना डिप्रेशन आया बच्चों, x डिप्रेशन आया। यहाँ से यहाँ तक वायर खिंच गई है, मतलब x डिस्टेंस का उसमें डिप्रेशन आ चुका है।
एनीवेज, अब बच्चों यहाँ हम एक बात समझ सकते हैं कि सिमेट्री से ये जो दोनों पार्ट्स होंगे बच्चों, इन दोनों में जो टेंशन्स होंगे वो सेम होंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि बिल्कुल मिडिल पॉइंट से लटकाया है। अगर आपने बिल्कुल मिडिल पॉइंट से नहीं लटकाया होता तो फिर दोनों में टेंशन डिफरेंट हो सकते थे, बट बिकॉज आपने उसको मिडिल पॉइंट से सस्पेंड किया है, इससे टेंशन बच्चों सेम रहेंगे। और अगर ये एंगल थीटा तो सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ आप एक बात समझिए बच्चों कि इसका अगर टी का ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो ये टी कॉस थीटा आएगा, और टी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा बच्चों ये भी टी कॉस थीटा होगा। भाई ये एंगल थीटा था, अगर ये एंगल थीटा था बच्चों तो ये एंगल भी थीटा होगा। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो टी को इधर रिजॉल्व कीजिए बच्चों, टी कॉस थीटा, टी को ऐसे उधर भी रिजॉल्व कीजिए टी कॉस थीटा, और ये टी कॉस थीटा कैंसल कर देंगे एक दूसरे को। और जो इनके वर्टिकल कंपोनेंट होंगे बच्चों, पहले का भी टी साइन थीटा आएगा और दूसरे का भी टी साइन थीटा आएगा। दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे बच्चों, दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा होंगे, एंड विच वुड बी इक्वल टू बच्चों डब्ल्यू। क्यों भाई, इसको रिजॉल्व किया टी साइन थीटा, इसको रिजॉल्व किया टी साइन थीटा, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, सो दैट आई कैन से बच्चों दिस इज 2t साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो 2t साइन थीटा बराबर डब्ल्यू आ गया। एक बात, अब क्या करें हम बच्चों यहाँ पर। अच्छा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर लगे हाथों आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो तो अभी भी कर सकते हैं। और यहाँ आपको ये बोला है कि जब आपने इससे डब्ल्यू वेट को सस्पेंड करा तो इसमें ये एक्स डिस्टेंस नीचे खसक गया, जैसा कि आप डायग्राम से भी देख पा रहे हैं। और ये एक्स डिस्टेंस आपको ये गिवन है बच्चों, एक्स डिस्टेंस जो है वो इसकी लेंथ के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, ये गिवन है, एक्स डिस्टेंस लेंथ के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। अब अगर कर सकते हो तो अब कर लीजिए। हालांकि अगर ये नहीं भी गिवन हो आपको कि एक्स लेंथ, एक्स जो डिस्टेंस जिससे वो नीचे डिस्प्लेस हुआ है, अगर नहीं भी गिवन हो तो आप ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं, क्योंकि अमूमन आपने जब वेट लटकाया तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, हल्का फुल्का उसमें चेंजेस आएंगे। तो जो एक्स होगा बच्चों वो एल से काफ़ी कम है। एनीवेज, अब बच्चों यहाँ हम लोग 2t साइन थीटा बराबर डब्ल्यू तो देख चुके हैं मेरे ख्याल से। अब आगे की बात हम लोग यहाँ पर क्या समझ सकते हैं बच्चों, यदि हम इस वायर का एक्सटेंशन देखें तो इस वायर की लेंथ में चेंज कितना आया, डेल्टा एल। तो वायर की लेंथ में जो चेंज आएगा बच्चों, पहली बात तो वो डायग्राम से देखिए, आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस एल थी, तो ये डिस्टेंस भी एल थी, टोटल डिस्टेंस 2l थी, तो ये डिस्टेंस भी एल और ये डिस्टेंस भी एल। तो कुल मिलाकर लेंथ में चेंज कितना आया, लेंथ में चेंज आया बच्चों ए पी प्लस पी बी माइनस ए बी। भाई शुरुआत में उसकी लेंथ क्या थी, शुरुआत में उसकी लेंथ थी ए बी, जब आपने कोई वेट सस्पेंड नहीं करा था ऑब्वियसली उसकी लेंथ थी ए बी, लेकिन बाद में क्या हो गया बच्चों, उसकी लेंथ हो गई ए पी प्लस पी बी, फाइनली उसकी लेंथ ए पी प्लस पी बी हो गई, और ओरिजिनली उसकी लेंथ क्या थी बच्चों ए बी। तो ये लीजिए साहब, ए पी प्लस पी बी माइनस ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए पी की वैल्यू सॉरी ए पी प्लस पी बी, बाई चांस दो ए पी और पी बी दोनों की वैल्यू सेम होगी, बट चलिए कितनी होगी हम देख लेते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले की भी यही होगी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस ए बी अगर देखें तो ए बी की वैल्यू तो क्लियर कट आपको दे रखी बच्चों 2l, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2l दे रखी थी, ये l था बच्चों, ये x था, एक्स डिस्टेंस नीचे डिप्रेस हुआ है ना वो, ये एल है बच्चों, ये एक्स है, तो ये अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी यही होगा। और इस तरीके से बच्चों दिस वुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल। भाई ये भी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, ये भी वही है, 2 कॉमन निकाल दिया आपने, कुछ ये आ जाएगा। अब इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, चलिए हम लोग इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। हम एक काम करते हैं, इन दोनों में से एल स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं बच्चों, इन दोनों में से एल स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, और एल स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे और उसको रूट के बाहर लाएंगे बच्चों, तो वो एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की पावर कितनी 1/2 माइनस 1। भाई देखिए इन दोनों में से मैंने एल स्क्वायर कॉमन निकाला, एल स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाल दिया, अगर मैंने इन दोनों में से एल स्क्वायर कॉमन निकाल दिया बच्चों, तो रूट के बाहर आके वो एल हो जाएगा, वो एल स्क्वायर बाहर आ गया, रूट के बाहर एल हो गया बच्चों, और ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एल। अच्छा एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, इन दोनों में से बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा एल दोनों में से बाहर निकाल दिया बच्चों, उसके बाद में ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर में 1/2 माइनस 1, यही कुछ आएगा भैया। एल एल दोनों में से कॉमन आ गया,
और फिर क्या होगा बच्चों, अब आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करो, इसको और अगर फर्दर सॉल्व करो, अदरवाइज चलिए अभी हमारे पास में ये डेल्टा एल तो आ ही गया, चेंज इन लेंथ तो आ ही गया बच्चों। अब आप चाहें तो इतने से भी आपका काम हो जाएगा वैसे मेरे ख्याल से। और ये तो एक बात हो गई। अच्छा, वहाँ से हम यहाँ से हम टी निकालें बच्चों, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, टी की वैल्यू जो होगी बच्चों, वायर में लगने वाला जो टेंशन होगा वो होगा W/2 साइन थीटा, W/2 साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू डायग्राम से ज़रा गौर कीजिए बच्चों, डायग्राम से कितनी आ रही है आपके पास में, ये तो चलिए W/2, और साइन थीटा इस डायग्राम से आपको क्लियर नज़र आ रहा है बच्चों, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओ सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेनियस। भाई इस डायग्राम में एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, थीटा के अपोजिट एक्स है बच्चों, और ये अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही कुछ पिक्चर आ रही है आपके पास बच्चों। ये जो आपके पास में है वो एक्स है, और ये जो आपने हाइपोटेनियस देखा बच्चों वो अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। तो ये आपके पास में टी आ गया, वो टी आ चुका है बच्चों, और ये डेल्टा एल आ चुका है। अब आपको क्या निकालने का बोला है, उन्होंने पूछा डब्ल्यू पूछा ना आपसे, कोई हर्ज नहीं। ये देखिए साहब, हम लोग लगाते हैं फार्मूला बच्चों, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ जो होता है बच्चों वो होता है एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपॉन ए वाई, यही होता है बच्चों डेल्टा एल। अब बाई चांस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी बच्चों, डेल्टा एल की वैल्यू जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की पावर हाफ -1, ये तो आपके पास में डेल्टा एल आ गया बच्चों, चेंज इन लेंथ। और फोर्स कितना बच्चों, वायर पे लगने वाला जो फोर्स है वो है टी, वायर पे लगने वाला जो फोर्स है बच्चों, इस वायर में जो लगने वाला फोर्स है वो है टी। वेट आपने ऑफकोर्स डब्ल्यू लटकाया, लेकिन उस वायर पे फोर्स लगने वाला जो है बच्चों वो है टी। और ओरिजिनल लेंथ इसकी जो है बच्चों वो है एल, और ओरिजिनल लेंथ इसकी एल नहीं थी, सॉरी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसकी बच्चों, 2L थी, ओरिजिनल लेंथ इसकी 2L थी। और अपॉन में कितना बच्चों, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और वायर के मटेरियल का यंग्स मॉडुलस आपको वाई दे रखा है। मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल सब कुछ सही कर लिया, बट डेल्टा एल की वैल्यू निकाली वो ये आई है, और आपने जो वायर में लगने वाला फोर्स है बच्चों वो टी है, ओरिजिनल लेंथ इसकी इतनी थी अपॉन ए वाई। यहाँ तक की पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी। अभी 2L से 2L क्या हो गया बच्चों, 2L से 2L कैंसिल हो गया। आपको वेट निकालना है, तो चलिए मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इससे मिटारे देता हूँ, और टी की वैल्यू वहाँ से यहाँ रख दीजिए, टी की वैल्यू रख दीजिए बच्चों। तो यहाँ पर पहली बात तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की पावर हाफ -1, और टी की वैल्यू कितनी देख पा रहे हैं बच्चों, टी की वैल्यू आप देख पा रहे हैं डब्ल्यू है इंटू अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। भाई टी की वैल्यू आप देख रहे हैं तो डब्ल्यू, भाई ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में दैट गोज अप साइड, वो आपको पता होगा मेरे ख्याल से। और अपॉन में बच्चों 2x, तो ये तो हो गया टी हो गया, और इनटू में कितना बच्चों 1 अपॉन ए वाई, यही कुछ पिक्चर सामने आएगी। भाई आप फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर टी की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो W इंटू अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में चला गया बच्चों, अपॉन 2x आ गया। होप मैंने सारी बातें सही करी है, कुछ गलती कहीं पर नहीं करी है, क्योंकि मेरी आदत है भैया, मैं गलतियाँ करता रहता हूँ। और अब क्या करूँ बच्चों मैं, अब आपको W निकालना है, तो W तो मेरे ख्याल से आपके पास में आ गया, बहुत सरलता से आ गया। क्या आ रहा है बच्चों, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये लीजिए साहब, इधर आ रहा है आपके पास में 2x ए वाई अपॉन कितना बच्चों, अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में कितना बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की पावर कितनी बच्चों, हाफ -1। ये आपके पास में W आ गया। भैया अगर मैं कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दूं तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। भैया आपने पहले देखिए, आपने वायर में टेंशन T सपोज कर लिया, तो दोनों वायर में टेंशन सेम होगा, क्योंकि बिल्कुल मिडिल पॉइंट से सस्पेंड किया है। तो इधर एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये T cos थीटा बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, लेकिन T sin थीटा दोनों के ऊपर जाएंगे बच्चों। और इस तरीके से 2T sin थीटा बराबर आएगा W, तो T बराबर आएगा W/2 sin थीटा। और sin थीटा बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और चेंज इन लेंथ अगर देखा जाए बच्चों, ओरिजिनली लेंथ उसकी थी AP, बाद में हो गई AP प्लस PB,
और इन दोनों की वैल्यू रखी बच्चों, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में से एल स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद रूट के बाहर आके वो एल हो जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर ये कुछ पिक्चर आएगी और 2l, एल यहाँ पर भी था, एल यहाँ पर भी था, ये निकाल दिया। डेल्टा एल बराबर ये होता है, वायर में लगने वाला फोर्स टी था बच्चों। ओरिजिनली इसकी लाइन 2l थी, ए वाई, और 2l से 2l कैंसिल हो गया और टी की वैल्यू वहाँ से जो निकाली बच्चों वो यहाँ रख दी आपके पास में, ये आ गया फोर्स, वेट आ गया बच्चों। एज सच आंसर आपका आ चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा बच्चों कि अगर यहाँ पर ये गिवन हो कि x की वैल्यू l से बहुत कम है तो क्या करोगे आप, मैं बता देता हूँ। और उसके लिए बच्चों मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, अगर आपने नहीं किया हो तो मुझे रोक दीजिएगा और कर लीजिएगा। अब बच्चों अगर x की वैल्यू l से बहुत कम हो, इफ़ x इज़ मच स्मॉलर देन l, अगर x की वैल्यू l से काफ़ी कम है तो एक बात तो आप समझ सकते हैं कि उस सिचुएशन में बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू 1 से काफ़ी कम होगी बच्चों। अगर x की वैल्यू l से काफ़ी कम है तो एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू 1 से काफ़ी कम होगी। और अगर ये वैल्यू 1 से काफ़ी कम है बच्चों तो w जो आएगा वो आएगा बच्चों 2x अपॉन ए वाई। और अच्छा, इन दोनों में से भी एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन निकाल दो, इन दोनों में से भी बच्चों आप किसको कॉमन निकाल दो, एल स्क्वायर को, एल स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, बाहर आ जाएगा वो एल बचे एल हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा, या इससे मैं रूट लिखने के बजाय पावर हाफ लिख देता हूँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी बच्चों, 1/2। भाई 2x ए वाई तो आपके पास में हो ही गया, और बाकी क्या बचा बच्चों, यहाँ पर अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में से एल स्क्वायर कॉमन निकाला, रूट के बाहर एल हो गया, और ये कुछ पिक्चर आएगी। और यहाँ पर यदि हम और देखें बच्चों, ये लीजिए, और इससे आप लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, भाई आपको ये पता है कि अगर x n से बहुत छोटा हो, भाई आप लोग जानते हैं अगर 1 प्लस एक्स की पावर n को आप अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बशर्ते x n से बहुत, x 1 से बहुत छोटा हो, x 1 से बहुत छोटा हो। अगर 1 प्लस एक्स की पावर n को लगभग 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है अगर x 1 से बहुत छोटा हो। और जैसा कि मैंने कहा कि यदि x l से बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर 1 से काफ़ी छोटा होगा, और 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो। ये जो पावर आपको दिखाई दे रही है बच्चों, इस पावर का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों में से 1 से 1 कैंसिल हो चुका, 1 से 1 कैंसिल हो चुका है, और 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों। अगली स्टेप में ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और वेट की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो कितनी आ गई, ए वाई, और कितना, ये ए वाई इंटू एक्स क्यूब हो गया, और अपॉन में एल इंटू एल बच्चों, एल स्क्वायर हो, एल क्यूब हो गया, ये एल है और ये एल स्क्वायर है, एल क्यूब हो गया। और ये जो आपके समक्ष लिखा हुआ है बच्चों, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की पावर को मैं -½ भी लिख सकता हूँ, इसे -½ लिख सकता हूँ बच्चों। क्यों, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में पावर हाफ थी, जब न्यूमरेटर में जाएगी बच्चों तो पावर -½ बन जाएगी। और फिर क्या करोगे आप, फिर वही घिसा पिटा सा काम बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, और ए वाई एक्स क्यूब अपॉन एल क्यूब इंटू बच्चों इसे 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर लिख सकते हो। भैया मेरे ख्याल से मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा डरा सहमा सा रहता हूँ भैया, कि मैं कई बार कुछ छोटी सी चीज़ छोड़ देता हूँ। सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं वो मुझ में सिली तरीके से भरी पड़ी है भैया, तो उसके कारण फिर कैलकुलेशंस में गलतियाँ हो जाती कई बार, पर फंडामेंटली मैं गलती नहीं करता हूँ, ये मुझे अच्छी तरीके से अपने आप पर विश्वास है। होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है बच्चों। ऐसा तो आंसर ये भी था, आंसर ये भी लिखा जा सकता है, बशर्ते एक्स एल से काफ़ी कम हो। एक्स एल से अगर काफ़ी कम होगा तो उस केस में 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स, मतलब पावर को अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपने यहाँ पर पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करा, ऐसे यहाँ पर भी पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करा, हो जाएगा बच्चों। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और काम की बातें देखते हैं। जो भी कुछ लिखा बच्चों ये लिख लीजिएगा, और मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। क्या दूँ भैया, चलिए हम लोगों को बच्चों एक स्ट्रट दे रखा है। स्ट्रट क्या होता है आपको बताता हूँ, ये देखिए आपके पास में बच्चों इस तरह का एक स्ट्रट है, ये लीजिए, बिल्कुल इक्वल लेंथ है,
दो मटेरियल का बच्चों इस तरह से स्ट्रट दे रखा आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपके पास में सिंपल बच्चों आपने क्या करा, एक सिलेंडर के अंदर दूसरे सिलेंडर को रख दिया, बस सिंपल। और ये जो भीतर वाला जो सिलेंडर आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो भीतर वाला जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है, इसका यंग्स मॉडुलस है बच्चों y1, इसका यंग्स मॉडुलस है y1। और जो बाहर वाला जो मटेरियल है बच्चों, अंदर वाले सिलेंडर का यंग्स मॉडुलस y1 है और बाहर वाले सिलेंडर का यंग्स मॉडुलस बच्चों y2। अंदर वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया a1 और बाहर वाले का जो क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों वो a2 है। अंदर वाले का यंग्स मॉडुलस कितना y1 और बाहर वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बच्चों y2। एरिया अंदर वाले का a1, बाहर वाले का एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना बच्चों a2 है। और आपसे ये पूछा है बच्चों कि इन पर हमने कुल मिलाकर F फोर्स लगाया। हमने कितना फोर्स लगाया बच्चों, हमने कुल मिलाकर F फोर्स लगाया। अब एक काम कीजिए बच्चों, इंडिविजुअली दोनों पे कितने कितने फोर्स लगे वो बताइए मुझको। आप लोग टोटल कितना फोर्स लगाया इस पर, F फोर्स लगाया, और इंडिविजुअली इन पे कितने कितने फोर्स लगे होंगे आपको ये बताने हैं। और एक काम और कीजिएगा, इसका इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस बताइएगा। एक आपको स्ट्रट आप समझ गए होंगे, इसे हम क्या बोला करते हैं बच्चों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में बच्चों इसे हम लोग स्ट्रट कहा करते हैं। और एक अंदर वाले सिलेंडर का एरिया a1 है, बाहर वाले का a2 है, अंदर वाले का यंग्स मॉडुलस y1 है, बाहर वाले का y2 है। हमने कुल मिलाकर इस पर F फोर्स लगाया बच्चों, हमको बताना है इसका इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस, और साथ में आपको बताना है बच्चों दोनों सिलेंडर्स पे कितना कितना फोर्स लगा। एक बात आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हैंडल करने को आती है तो आप ये मानकर चलेंगे कि दोनों में जो स्ट्रेन डेवलप किया गया होगा, दोनों में क्या डेवलप किया गया होगा बच्चों, जो स्ट्रेन डेवलप किया गया होगा वो सेम डेवलप किया गया होगा। पहले भी लेंथ इनकी सेम थी, आपने एक सिलेंडर था उसके अंदर एक और सिलेंडर को रखा, आपने इस पर F फोर्स लगाया, आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन पर जनरली लगा करता है, इनको कंप्रेस करने के लिए लगाया जाता है, कई सारी डिवाइसेस में, मैकेनिकल अप्लायंसेस में इसका यूज़ होता है। तो जब आप अभी शुरुआत में भी दोनों की लेंथ सेम थी, अब आपने जब इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्वियसली कुछ फोर्स अंदर वाले सिलेंडर पे लगेगा, कुछ बाहर वाले सिलेंडर पे लगेगा। लेकिन जब फोर्स लगेगा बच्चों तो भी क्या होगा, अंदर वाले और बाहर वाले सिलेंडर की जो लेंथ है, इनकी जो लंबाइयाँ हैं बच्चों वो पहले भी सेम थी और बाद में भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जितनी लेंथ इनकी पहले थी, पहले जो लेंथ थी ऑब्वियसली उससे कम हो जाएगी अगर आपने उसको कंप्रेस किया, लेकिन दोनों की बराबर बराबर कंप्रेस होगी। आपको दोनों पर इंडिविजुअली कितना फोर्स लगना पहले ये बताइए बच्चों मुझको, और उसके बाद में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी बताइए, इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस। वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए साहब, अभी आपने क्या करा बच्चों, जब आपने इस पर F फोर्स लगाया तो मान लीजिए कि जो अंदर वाला सिलेंडर है उस पर F1 फोर्स लगा और बाहर वाले सिलेंडर पर F2 फोर्स लगा, तो F1 प्लस F2 बराबर कितना होगा बच्चों, कैपिटल F। भाई जब आपने इस पर टोटली F फोर्स लगाया, माना कि अंदर वाले सिलेंडर पर F1 फोर्स लगा, बाहर वाले सिलेंडर पर F2 फोर्स लगा, तो F1 प्लस F2 बराबर कैपिटल F होगा। ये तो मानते हो आप, बिल्कुल ठीक बात है। और पहली बात तो ये हो गई बच्चों। और दूसरी बात क्या हो गई, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो दोनों की लेंथ में जो चेंजेस आएंगे वो सेम आएंगे, मतलब दोनों में जो स्ट्रेन डेवलप होगा, व्हाट स्ट्रेन इज डेवलप्ड इन द फर्स्ट सिलेंडर विल बी इक्वल टू सेकंड सिलेंडर। और स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस अपॉन एरिया। स्ट्रेन होता है बच्चों स्ट्रेस अपॉन एरिया। तो ये लीजिए साहब, पहले वाले का स्ट्रेस अपॉन एरिया, दूसरे वाले का स्ट्रेस अपॉन एरिया। और स्ट्रेस जो होता है बच्चों वो आपने देखा फोर्स अपॉन, एक मिनट मैं क्या गलती कर रहा हूँ, बिल्कुल बेवकूफ़ाना हरकत करने जा रहा था भैया मैं, जो कि मैं करता भी रहता हूँ भैया। ये स्ट्रेन जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, यही कुछ होगा बच्चों। और स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस होगा बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, ये लीजिए स्ट्रेस अपॉन एरिया, और साथ में ये लीजिए। और इस तरीके से बच्चों यदि मैं F2 की वैल्यू निकालता हूँ तो F2 की वैल्यू मैं क्या पा रहा हूँ, F2 की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी A2 अपॉन A1 इंटू Y1 अपॉन Y2, A2 अपॉन A1 इंटू Y1 अपॉन, एक मिनट ना, गलती कर रहा हूँ फिर मैं भैया, छोटा सा कैलकुलेशन का काम है और उसमें मैं टाइम लगा रहा हूँ। Y2 को ऊपर ले जाऊँगा बच्चों तो ये Y2 भी ऊपर आ जाएगा, A2 भी ऊपर आ जाएगा, Y1 नीचे आएगा, A1 नीचे आएगा इंटू F1। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ F2 इन टर्म्स ऑफ F1।
दिस इज द वैल्यू ऑफ F2 इन टर्म्स ऑफ F1। अब आपके पास में F2 आ गया बच्चों, F2 आ गया तो आप उसे यहाँ रख दीजिए, आप इसे यहाँ रख दीजिए बच्चों, यहाँ रखेंगे तो ये F1 हो जाएगा, इधर F1 इधर F1, और ये कॉमन निकल कर बच्चों 1 प्लस y2 a2 अपॉन y1 a1 और इज इक्वल टू बच्चों कितना, कैपिटल F। तो इस तरीके से y1 आप F1 की वैल्यू निकालिए, F1 की वैल्यू आ रही है बच्चों y1 a1 कैपिटल F अपॉन y1 a1 प्लस y2 a2। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर पे लगने वाला फोर्स आ गया बच्चों अंदर वाले सिलेंडर पर, और ऐसे सेकंड वाले सिलेंडर पे आपको फोर्स निकालना है। तो सेकंड वाले सिलेंडर पे फोर्स कैसे निकलेगा बच्चों, आपके पास में ये जो F1 की वैल्यू आई, इस F1 की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए। जब आप यहाँ रखेंगे तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, F2 की वैल्यू आएगी y2 a2 F अपॉन y1 a1 प्लस y2 a2। ये लीजिए साहब, आपने पहले वाले पर भाई देखिए दोनों में स्ट्रेन डेवलप सेम हुआ है, स्ट्रेन डेवलप सेम हुआ है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया दोनों में पहले तो स्ट्रेन सेम था। और स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में F1 F2 पर रिलेशन आया, उसे आपने यहाँ रख दिया बच्चों, F2 आ गया, F1 आ गया, दोनों सिलेंडर में लगने वाले फोर्सेस आ गए। ये तो एक बात हो गई। अब उसके बाद में क्या बोला बच्चों कि हमको क्या बताना है, हमें बताना है बच्चों इनका इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस। इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस बताना है। इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मैं एक काम करूं, मैं यदि सीधा सीधा काम करूं बच्चों कि इन दोनों सिलेंडर को एक सिंगल सिलेंडर से रिप्लेस कर दूं, इन दोनों सिलेंडर को बच्चों एक सिंगल सिलेंडर से रिप्लेस कर दूं कि उसका एरिया उतना ही हो जितना इन दोनों का था। अभी जरा डायग्राम से देखिए, इन दोनों का कुल मिलाकर एरिया कितना था भाई, पहले वाले का एरिया कितना A1, दूसरे वाले का A2, तो टोटल एरिया कितना A1 प्लस A2। भाई हमने क्या करना है, आई हैव टू रिप्लेस दीज टू सिलेंडर्स बाय सिंगल सिलेंडर कि एरिया उतना का उतना ही रहे और लेंथ भी उतनी की उतनी लेनी जितनी पहले थी। मान लीजिए पहले वाले सिलेंडर की लेंथ L थी तो अभी भी लेंथ L की L ही रही, और फोर्स भी उतना का उतना ही लगाना जितना आप पहले लगा रहे थे, तो और लेंथ में चेंज भी उतना ही आना चाहिए जितना पहले आ रहा था। ध्यान दीजिए बच्चों, व्हाट आई एम सेइंग, हमने क्या करना है, आई हैव टू रिप्लेस दीज टू सिलेंडर्स बाय सिंगल सिलेंडर ऑफ सेम एरिया। सेम एरिया का सिलेंडर लोगे, सेम फोर्स लगाओगे, सेम लेंथ लोगे, ताकि स्ट्रेन जो डेवलप हो बच्चों वो भी उतनी डेवलप हो जितनी पहले हो रही थी। तो वो जो पहले वाली जो स्ट्रेन थी बच्चों, पहले वाली जो स्ट्रेन थी और बाद वाली जो स्ट्रेन थी वो बराबर होगी बच्चों। तो उस केस में इसके मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस होगा बच्चों वो कहलाएगा इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस, और उसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये जो इफेक्टिव वर्ड है बच्चों ये बड़ा काम का होता है। आप लोगों ने हालांकि जूनियर क्लास में इफेक्टिव रेजिस्टेंस के ऊपर आप लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर काम किया। अभी और भी हम इस साल भी हमको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। बट जिस भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का आप इफेक्टिव निकालते हो उसको छोड़कर बच्चों बाकी सबको आप सेम रखते हो। आपने जैसे किसका इफेक्टिव निकालना है, यंग्स मॉडुलस का, तो आप यंग्स मॉडुलस को छोड़कर बाकी सबको सेम रखो, बाकी सबको सेम रखो बच्चों। आप वही फोर्स लगाओगे, वही एरिया लोगे, वही लेंथ लोगे, और स्ट्रेन भी वही डेवलप करोगे जो पहले हो रही थी। तो चलिए, आपने अगर देखा जाए बच्चों पहले कितनी स्ट्रेन आ रही थी भाई, पहले एक बात तो आप जानते हैं कि पहले दोनों वायर्स में जो स्ट्रेन आ रही थी बच्चों वो सेम आ रही थी। तो आप किसी की भी स्ट्रेन लीजिए एक ही बात होगी। चलिए अब हम लोग पहले किसी भी एक वायर में अगर मैं स्ट्रेन निकालूं, किसी भी एक वायर में, दोनों में सेम आ रही थी, तो पहले किसी भी एक वायर में जो स्ट्रेन आ रही थी बच्चों वो मान लेते हैं चलिए S1। S1 की वैल्यू कितनी, S1 की वैल्यू बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, ये और अपॉन में क्या बच्चों, अपॉन में उसका यंग्स मॉडुलस। भाई एज सच दोनों वायर में स्ट्रेन सेम थी, आप दोनों में से किसी में भी एक में ले सकते हैं। तो स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। और F1 को A1 से डिवाइड कीजिए, F1 को A1 से डिवाइड कीजिए और फिर बाद में Y1 से भी डिवाइड करेंगे, तो ये आएगी बच्चों कितनी, F अपॉन Y1 A1 प्लस Y2 A2। मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल सही कर दिया। तो चलिए साहब, दिस इज द स्ट्रेन डेवलप्ड इन एनी ऑफ दीज टू सिलेंडर्स। इन दोनों में से किसी भी सिलेंडर में, जो मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, जो स्ट्रेन पहले वाले में आई वही दूसरे वाले में आई। यू कैन टेक एनी ऑफ दीज टू, यू कैन टेक एनी ऑफ दीज टू। सो स्ट्रेन जो होगी बच्चों वो स्ट्रेस अपॉन वाई होगी,
ये आ चुकी बच्चों। अब जो स्ट्रेन पहले वाले में आई है डिट्टो यही की यही स्ट्रेन दूसरे वाले में आएगी। भाई दूसरे वाले के लिए आप दूसरे वाले का स्ट्रेस अपॉन दूसरे वाले का यंग्स मॉडुलस लेंगे, वेरीफाई कर लीजिए, डिट्टो आंसर आएगा। अब यही स्ट्रेन आपको इसमें लानी है, तो नई वाली जो सिलेंडर बनी बच्चों, नई वाली सिलेंडर में क्या होगा, एफ अपॉन कितना, एरिया कितना उसका A1 प्लस A2, और उसका यंग्स मॉडुलस मैंने कितना सपोज कर लिया A। भाई हम क्या कर रहे हैं, नया वाला जो सिलेंडर बना फोर्स वही लगाना है जो पहले लगाया था। पहले कितना लगाया था टोटली, F फोर्स वही लगाया। एरिया कितना हो गया, A1 प्लस A2। अब उसका जो y होगा बच्चों वो आपको निकालना है। तो ये स्ट्रेन वही है जो दोनों में इंडिविजुअली पहले अलग अलग आ रहा था। तो बस अब आपको क्या करना बच्चों, इस स्ट्रेन को इस स्ट्रेन के बराबर करना है। मतलब मैं कुल मिलाकर यूँ कह सकता हूँ बच्चों अब कि F अपॉन नया वाला जो स्ट्रेन आया, नया वाला जो स्ट्रेन आया वो आया बच्चों F अपॉन A1 प्लस A2 इंटू वाई। नया वाला जो स्ट्रेन आया बच्चों वो F अपॉन A1 प्लस A2 इंटू वाई आया। और पहले वाला जो स्ट्रेन आया बच्चों वो आया F अपॉन A1 Y1 प्लस A2 Y2। भाई पहले वाला जो नया वाला जो स्ट्रेन आ रहा है, नया वाला स्ट्रेन क्या आ रहा है बच्चों, F अपॉन A1 प्लस A2 इंटू वाई। और पहले वाला जो स्ट्रेन था बच्चों वो F अपॉन A1 Y1 प्लस A2 Y2। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बच्चों। F से F क्या हो गया, कैंसिल। F से F कैंसिल बच्चों। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए तो y की वैल्यू आप बहुत आराम से चेक कर सकते हैं बच्चों, वो क्या आएगी, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन क्या बच्चों, A1 प्लस A2। सो दिस इज द इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस। प्रभावी परिणामी यंग मापांक आया है बच्चों। देखिए पहले जो स्ट्रेन आ रहे थे वो ये थे बच्चों, और बाद में जो स्ट्रेन आ रहे थे वो ये हैं। दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, सिंपल सी बात है बच्चों, एफ एफ कैंसिल हो जाएंगे और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, y इधर चला जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। इस तरह से बड़ी सरलता से आप काम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कठिन जटिल काम नहीं है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अदरवाइज बच्चों हम यहाँ पर इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। मैं कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप लोगों ने बच्चों ये तो देखा कि जो चेंज इन लेंथ होती है वो होती है एफ एल अपॉन ए वाई, आप जानते हैं। और उस बेसिस पर बच्चों f बराबर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ए वाई अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। भाई स्मॉल एल इज द चेंज इन लेंथ वाइल कैपिटल एल इज द ओरिजिनल लेंथ। स्मॉल एल बच्चों लेंथ में चेंज, कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर बच्चों यदि हम इसे एक स्प्रिंग से कंपेयर करें, f इक्वल्स टू के एक्स, भाई आप लोग जानते हैं कि किसी स्प्रिंग से अगर तुलना करते हैं बच्चों तो स्प्रिंग में जो लगने वाला फोर्स होता है और जो एक्स होता है बच्चों वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो बच्चों, के जो होता है वो आता है ए वाई अपॉन एल। ये हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ पर एक बार फिर से मैंने इसको रिकॉल कर दिया बच्चों। तो अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे पास में क्या थे बच्चों, दो अलग अलग सिलेंडर थे। तो पहले वाले सिलेंडर का जो के आएगा, पहले वाले सिलेंडर का जो के आएगा बच्चों वो A1 Y1 अपॉन एल आएगा। दूसरे वाले सिलेंडर का जो के आएगा बच्चों वो A2 Y2 अपॉन एल आएगा। बच्चों पहले वाले सिलेंडर का जो के आया, पहले वाले सिलेंडर का जो के आया वो A1 Y1 अपॉन एल आएगा। और दूसरे वाले सिलेंडर का जो के आएगा बच्चों, बाई चांस दोनों की लेंथ सेम थी, बिल्कुल सेम थी। और जो नई वाली जो स्प्रिंग, नई वाली जो के पास में सिलेंडर बनी है बच्चों, नई वाली सिलेंडर का जो के आएगा वो कितना आएगा, A1 प्लस A2 इंटू वाई अपॉन एल। पहली वाली स्प्रिंग का कितना आया, दूसरी वाली स्प्रिंग का कितना, आपको स्प्रिंग मान सकते हो ना उसको, मैंने जैसा कहा। और जो नई स्प्रिंग आपने बनाई, जो नया सिलेंडर बनाया उसका के कितना है, बाई चांस लेंथ उसके आपने उतनी ली है। अब एक्चुअली यहाँ पर आप देखिए जो दोनों सिलेंडर्स थे बच्चों वो एक के अंदर एक रखे थे। मतलब आप आगे चल के एक्चुअली पढ़ेंगे, जब एक के अंदर एक रखे मतलब आपने जो दो स्प्रिंग्स ली हैं वो दोनों बच्चों पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। जो दो स्प्रिंग्स आपने लिए ना, भाई एक स्प्रिंग आपने ये ली और एक स्प्रिंग आपने ये ली, तो ये जो दोनों स्प्रिंग हैं बच्चों ये दोनों एक्चुअली पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, समानांतर में जुड़ी हुई हैं, एक के अंदर एक पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों हम आगे चल के ऑसिलेशंस में काफ़ी डिटेल में इस बारे में बात कर लेंगे। एज सच तो हम लोग स्प्रिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ हमने इस पर किया भी है, बट स्टिल अगर हम लोग इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं बच्चों तो के बराबर कितना होगा, K1 प्लस K2। बस वही लगाना है आपको बच्चों। और उस तरीके से ये आ जाएगा A1 प्लस A2 इंटू वाई अपॉन एल। और K1 कितना बच्चों, K1 की वैल्यू आपने निकाली थी थोड़ी देर पहले, A1 Y1 अपॉन एल और A2 Y2
अपॉन एल। अभी एल 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 हो गए और बाद में y जो निकालेंगे बच्चों तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा a1 y1 ये लीजिए साहब, ये आ गया आपके पास में a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन कितना a1 प्लस a2। इस तरीके से आपके पास में इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। एक्चुअली अभी 2 सिलेंडर थे, अगर मान लीजिए ऐसे ही बहुत सारे सिलेंडर होते, एक सिलेंडर लेते आप, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर उसके ऊपर चौथा, फिर उसके ऊपर पांचवा, ऐसा कोई स्टड बनाते तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको क्या करना होता, न्यूमरेटर में आप सबके एरिया और यंग्स मॉडुलस का मल्टीप्लाई कर रहे हो और उन सबका सम कर रहे हो। भाई न्यूमरेटर में आप क्या कर रहे हो, जितने भी आपने स्टड्स लिए हैं, जितने भी आपने सिलेंडर्स लिए हैं, उन सबके एरिया और यंग्स मॉडुलस को मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबका एडिशन कर रहे हो। और डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए बच्चों तो डिनोमिनेटर में हम सबके एरिया का एडिशन कर रहे हैं, न्यूमरेटर में हम सबके ए और वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में सबके एरिया का एडिशन कर रहे हैं। सिंपल, ये ले लीजिए साहब। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं बच्चों। मैंने आपसे कहा कि इलास्टिसिटी की ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी बच्चों जिनको आप उसे एक स्प्रिंग सिस्टम से कंपेयर करके भी सरलता से कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और यहाँ चलिए हम लोगों को एक दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है हमें, दे रखा है बच्चों एक रिंग दे रखी है। ये लीजिए साहब, एक रिंग आपको दे रखी है, एक रिंग दे रखी है बच्चों जिसकी रेडियस आपको दे रखी है कैपिटल आर। एक रिंग आपको दे रखी है बच्चों जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसके मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस है बच्चों वो है y। इसके मटेरियल का यंग मापांक कितना है y। और ये बच्चों ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है, इट इज रोटेटिंग विथ ओमेगा एंगुलर स्पीड। ओमेगा कोणीय चाल से ये घूम रही है। एक काम कीजिए, इसकी रेडियस में कितना चेंज आएगा बताइए। भाई एक रिंग है r रेडियस की किसी मटेरियल की जिसका यंग्स मॉडुलस y है, which is rotating about this point with angular speed omega। आपको बताना है बच्चों इसकी रेडियस में कितना चेंज आएगा। मेरे ख्याल से ये सारे पैरामीटर जितने मैंने दिए हैं उतने सफिशिएंट हैं। अगर किसी और पैरामीटर की जरूरत पड़ जाती तो कर लीजिएगा, कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम कैसे करें मैं बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले ये एक आपके पास में रिंग थी, एक रिंग थी बच्चों। हमने एक काम करते हैं, हम लोग रिंग पर बच्चों एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल पार्ट ओवर रिंग। मैं रिंग पर बच्चों एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करता हूं और मैं एक ऐसा पार्ट कंसीडर कर रहा हूं बच्चों जिसकी जो लेंथ है, जिसकी जो लेंथ है बच्चों वो मैंने कितनी सपोज कर ली, DL। मैंने DL सपोज कर ली एक बात। और मैंने मान लिया कि सेंटर पर इसने कितना एंगल सबटेंड किया बच्चों, d थीटा। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, शायद आप जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मेरे ख्याल से आपको पता है। अब ये साहब मैं इसको बाइसेक्ट कराता हूँ, इसको बाइसेक्ट कराता हूँ तो कोई भी एक एंगल लोगे तो बच्चों वो क्या होगा, d थीटा ओवर 2। अगर आपने सम विभाजित करा तो d थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। और माना कि बच्चों देखिए जब ये घूमेगी तो इस वायर में कुछ टेंशन डेवलप होगा और टेंशन हमेशा लेंथ के अलोंग होता है। तो साहब चलिए मैंने 1 मिनट के लिए इसको मान लिया t और इसको भी मैंने मान लिया बच्चों कितना, t। भाई इस वायर में मैंने टेंशन कितना सपोज कर लिया, t सपोज कर लिया। तो इधर भी टेंशन t और उधर भी टेंशन t हो जाएगा। भाई टेंशन तो पूरी वायर में हर जगह एक जैसा रहेगा ना, और टेंशन हमेशा लेंथ के अलोंग होता है, लेंथ के अलॉन्ग होता है बच्चों। अब अगर ये टेंशन t है तो आप ये वाला एंगल जरा देखिए कितना आएगा। हम जरा इसके बारे में कोशिश करते हैं, थोड़ा सा भेजा लगाते हैं बच्चों। एक बात तो आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, 90 होगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ये जो आपके पास में आएगा ये कितना एंगल है, ये जो एंगल है बच्चों ये d थीटा बाय 2 है। भाई ये वाला जो एंगल, ध्यान दीजिएगा कंजेस्टेड हो जाएगा डायग्राम, ये d थीटा बाय 2 और ये 90। अगर ये 90 ये d थीटा बाय 2 तो ये 90 माइनस d थीटा बाय 2, ये 90 माइनस d थीटा बाय 2 हो गया। और ये 90 माइनस d थीटा बाय 2 ये 90। तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा बच्चों ये
डी थीटा बाय टू होगा। सिंपल मैथमेटिक्स, अब इतना थोड़ा सा आपको इस लेवल पर हम लोग आ चुके हैं बच्चों कि अब थोड़ा सा फास्ट आपको करना चाहिए। अदरवाइज मैं उन लोगों में से जो एक एक स्टेप लिखवाता हूँ, आराम से कराता हूँ, कोई जल्दबाजी में काम नहीं करता हूँ। कोशिश यही रहती है मेरी भी हमेशा। भाई देखिए, आपने क्या करा, इसका ये वाला आपने इतना हिस्सा कंसिडर कर लिया, और जब भी कभी इस तरह का प्रश्न बना करता है बच्चों को, रिंग घूम रही है, सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको भविष्य में भी इस तरह के बहुत से सम्स करने को मिल जाएंगे। जब कभी कोई चार्ज रिंग होगी या किसी भी रिंग बच्चों जब वो घूम रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ टेंशन लगेगा, और टेंशन हमेशा लेंथ के अलोंग लगता है। तो मैंने इस पर एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया, डीएल, उस जिसने सेंटर पर डी थीटा एंगल सबटेंड करा। अब टेंशन अलोंग द लेंथ लगेगा, टेंशन अलोंग द लेंथ लगेगा बच्चों। अगर टोटल एंगल डी थीटा था तो ये आधा डी थीटा बाय टू, ये भी डी थीटा बाय टू। अब आप अगर देखें तो ये डी थीटा बाय टू है, और ये रेडियस है बच्चों। ये जो डैश लाइन आप देख रहे हैं जहाँ मेरी उंगली इस समय, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, उन दोनों के बीच में एंगल 90। ये डी थीटा बाय टू, ये 90, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाय टू होगा, और 90 माइनस थीटा बाय टू, ये 90, तो बाकी कितना बचा, क्योंकि एक लाइन पर जो पूरा एंगल होता है बच्चों वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये डी थीटा बाय टू आ गया। तो अब आप इधर रिजॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये तो हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाय टू। भाई आप एंगल इसको रिजॉल्व करेंगे, अच्छा जो कुछ आपको यहाँ मिला वही कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो बच्चों ये क्या होगा, टी को इधर रिजॉल्व करोगे, टी कॉस थीटा बाय टू, और इधर भी वही। तो ये दोनों तो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं बच्चों, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। और जहाँ तक जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट हैं, वो पहले वाले का कितना आएगा, पर पहले वाले का आएगा बच्चों टी साइन थीटा बाय टू, और बाई चांस वही कंपोनेंट दूसरे वाले का भी आएगा। और दोनों के आप देखें तो दोनों के बच्चों टूवर्ड सेंटर आ रहे हैं, दोनों के टूवर्ड सेंटर आ रहे हैं बच्चों। टी को इधर रिजॉल्व किया, टी कॉस, टी को इधर रिजॉल्व किया, टी कॉस, कैंसल हो जाएंगे। और फिर टी को जब आप इधर रिजॉल्व करेंगे बच्चों, ये तो ये टी साइन थीटा बाय टू और ये टी साइन थीटा बाय टू, और जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, दीज टू आर एक्टिंग टूवर्ड सेंटर, ये टूवर्ड सेंटर आ रहे हैं बच्चों। तो यही जो होंगे वही उसको डिजायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। भाई अगर रिंग घूम रही है तो रिंग का हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इफ रिंग इज रोटेटिंग, ईच एंड एवरी पार्टिकल ओवर द रिंग विल बी आल्सो मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो ये जो टूवर्ड सेंटर जो लगने वाले फोर्स थे बच्चों, टी साइन थीटा बाय टू, टी साइन थीटा बाय टू, दीज फोर्स विल प्रोवाइड इट अ डिजायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स विच वी यूजुअली डिनोट बाय सिंबल FC बच्चों। एनीवेज, तो ये कुल मिलाकर कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 2t साइन थीटा बाय टू, ये लीजिए बच्चों। और इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा बच्चों, ये जो छोटा सा पार्ट आपने लिया बच्चों, मैंने मान लिया कि इसका मास कितना dm, ये जो छोटा सा पार्ट है बच्चों इसका मास मैंने मान लिया dm इंटू एंगुलर स्पीड ओमेगा, और इसकी रेडियस कितनी बच्चों r। ऑब्वियसली द रेडियस ऑफ रिंग इज r। अगर रिंग की रेडियस r है, अगर रिंग की रेडियस r है बच्चों, तो जो पार्टिकल्स घूमेंगे उनकी रेडियस भी r होगी, उनकी रेडियस भी r ही होगी जिस रेडियस में वो घूम रहे होंगे। तो ये हो गया बच्चों। और अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, सिंस दी थीटा इज वेरी स्मॉल, ये जो एंगल है बच्चों ये काफ़ी छोटा है, ये जो कोण है बच्चों ये काफ़ी छोटा, हमने बहुत छोटा सा एंगल लिया, इनफाइनाइटली स्मॉल लिया है। और अगर एंगल बहुत छोटा होना बच्चों, तो ये ध्यान दीजिए, अगर एंगल बहुत छोटा होता है, इफ एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज थीटा। यदि कोण बच्चों बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को आप लोग थीटा मान सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। तो उस बेसिस पर बच्चों ये 2t इंटू ये हो जाएगा बच्चों डी थीटा ओवर 2। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन थीटा को आप लिख सकते हो थीटा, तो ये तो हो गया 2t और ये डी थीटा बाय 2, और इज इक्वल टू कितना बच्चों dm ओमेगा स्क्वायर r, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से ये है। शायद आपको इसमें जो रिंग ली आपने बच्चों उसके मटेरियल की डेंसिटी की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई पैरामीटर आपको और लग जाता है, पैरामीटर कोई लग जाता है तो आप ले लीजिएगा, डेंसिटी की शायद ज़रूरत पड़ेगी, मुझे अभी ऐसा लग रहा है। एनीवेज, सो ये तो हो गया 2t साइन थीटा को, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर थीटा बहुत छोटा, हमेशा नहीं, हमेशा आप थीटा को साइन थीटा नहीं लिख सकते। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी टाइम आप थीटा को साइन थीटा लिखेंगे। जब भी थीटा बहुत छोटा होगा आप थीटा को साइन थीटा को थीटा लिख देंगे। तो अब यहाँ पर थीटा का काम कौन करता है बच्चों, डी थीटा बाय 2। तो ये हो गया, अभी 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया।
अब क्या करें, चलिए साहब मैं इसे मिटा देता हूँ। ये लीजिए साहब, हम यहाँ पर इतना तो आ ही चुके हैं बच्चों। इस तक आने के बाद में अब देखिए ये टी है और एंगल को मैंने जैसा कहा बच्चों हम लोग आर्क अपॉन रेडियस लिख सकते हैं। भाई कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस सही आ जाएगा। और जहाँ तक डीएम का सवाल है बच्चों, तो एक काम करते हैं हम लोग, हमने ये जो वायर हमने जो ली है बच्चों, ये जो वायर हमने ली है, मैं इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेता हूँ। इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ए ले लिया, वो भी मुझको गिवन नहीं है, वो मैंने मान लिया बच्चों। और इसकी हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी फाइनली, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं। हमने वायर का एरिया क्या मान लिया बच्चों, ए मान लिया। तो वायर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, एरिया इनटू लेंथ। भाई आपने ये जो छोटा सा पार्ट आपने एज्यूम किया है, इस पार्ट का मास कितना होगा बच्चों, पहले तो उसका वॉल्यूम निकालिए, एरिया इनटू लेंथ इनटू उसकी डेंसिटी। बच्चों अगर हम उसका मास देखें तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, ये आपको जानकारी होगी मेरे ख्याल से। और वॉल्यूम कितना बच्चों, इसका वॉल्यूम होगा इसका एरिया इनटू लेंथ। भाई इसका एरिया हमने ए सपोज कर लिया, इसकी लेंथ हमने डीएल सपोज कर ली, तो जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो एरिया इनटू लेंथ होगा इनटू डेंसिटी, ये उसका हो गया मास इनटू ओमेगा स्क्वायर आर, ये लीजिए। और डीएल से डीएल तो बहुत सरलता से कैंसिल हो गया बच्चों। इससे टी की वैल्यू निकाली आपने, तो टी की वैल्यू आ रही है बच्चों ए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में कुछ आ ही नहीं रहा, अपॉन में कुछ आ ही नहीं रहा है। होप मैंने सारी बातें सही करी है। तो टी की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो आ रही है यहाँ पे कितनी, ए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। सो दिस इज द टेंशन इन दैट सेगमेंट। ये जो वो आपके पास में बच्चों, ये उसमें क्या आ चुका, टेंशन आ चुका। ये जो रिंग घूमेगी तो इसके रिंग के घूमने से इसमें टेंशन कितना डेवलप होगा। अब टेंशन तो चलिए आपने निकाल दिया, अब आपको क्या निकालना है बच्चों, इसकी रेडियस में चेंज कितना आया। तो देखिए इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी थी बच्चों, 2 पाई आर। ओरिजिनल लेंथ तो इसकी 2 पाई आर थी, और जब बाद में जब घूमेगी तो इसकी लेंथ में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा बच्चों, चेंज इन लेंथ को मैं डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो देखिए सपोज कीजिए कि इसकी जो रेडियस है बच्चों पहले आर थी और बाद में आर प्लस डेल्टा आर हो गई। पहले इसकी रेडियस ओरिजिनली आर थी, जब इसने घूमना शुरू किया बच्चों तो इसकी रेडियस बढ़कर कितनी हो गई, आर प्लस डेल्टा आर, ये आ गई बच्चों। और पहले चलिए पहले भाई आपको लेंथ में चेंज निकालना, तो लेंथ में चेंज क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। और फाइनली जैसा कि आप देख रहे हैं लेंथ इतनी थी और इनिशियली इसकी लेंथ इतनी थी, और इसको आप हल कर लेंगे बच्चों तो ये 2 पाई इंटू डेल्टा आर आ जाएगा, आएगा। डेल्टा आर इज अ चेंज इन रेडियस विच हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। मुझसे शायद चेंज इन रेडियस ही पूछा था भैया, क्वेश्चन को करते हुए काफ़ी देर हो गई है, भूल भाल नहीं गए हो आप कभी कि क्या पूछा था। तो ये डेल्टा एल आ गया साहब। अभी डेल्टा एल आपके पास में आ चुका, मैं क्या करूँगा, मेरे को डेल्टा एल आ चुका। तो चलिए चेंज इन लेंथ का फार्मूला क्या होता है बच्चों, सिंपल सा होता है एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन ए इंटू वाई। ये लीजिए साहब, चेंज इन लेंथ इट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा आर। फोर्स वायर में लगने वाला कितना है बच्चों, वो आप देख चुके हो ऑलरेडी, ए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वायर में लगने वाला फोर्स। वायर की ओरिजिनल लेंथ है बच्चों 2 पाई आर, भाई वायर की ओरिजिनल लेंथ कितनी है 2 पाई आर, और एरिया बच्चों इसका ए है। और अच्छा यहाँ डेंसिटी भी तो आएगी, मैंने जैसा आपसे कहा है भैया कि मेरी तो बहुत ज़्यादा बड़ी फितरत है ऐसी सिली को सिली करते रहने का। तो साहब ये ए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन, और चलिए ये तो फोर्स हो गया, मैं यहाँ पर वापस से इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख देता हूँ। भाई वायर में लगने वाला फोर्स कितना है, वायर में लगने वाला फोर्स है ए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू रो, ओरिजिनल लेंथ 2 पाई आर, और ये अपॉन ए इंटू वाई। अभी क्या होगा साहब, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ए से ए कैंसिल हो रहा है, मैंने आपसे कहा था कि ए की हमको जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, कैंसिल होना चाहिए वो, और हो भी गया। तो चेंज इन रेडियस जो आ गई बच्चों, वो चेंज इन रेडियस का फार्मूला या वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो आ रही है कितनी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ना आर स्क्वायर नहीं आ रहा भाई, आर क्यूब आ रहा है इंटू रो अपॉन वाई। सो बच्चों ये आपके पास में डेल्टा आर आ गया, यानी कि चेंज इन रेडियस आ गई, ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब इंटू रो अपॉन वाई। सब कुछ सही किया, अगर गलत किया हो तो भैया वो उसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं होऊंगा, पर मैंने तो मेरे ख्याल से सही कर दिया। तो ये हमारे पास में आ गया बच्चों। जब भी इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम बना करती है
रिंग वाली, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है बच्चों कि आपसे कि वो घूमेगी तो उसमें टेंशन डेवलप होगा। ऑब्वियसली वो टेंशन डेवलप नहीं होगा तो घूमेगी क्यों भाई? अगर रिंग घूम रही है तो रिंग पर हर कोई पार्टिकल घूम रहा है, मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और चक्कर लगाना है भैया तो फोर्स तो चाहिए, आकर्षण तो चाहिए, प्यार तो चाहिए। बिना कारण के तो मैं कभी किसी के चक्कर नहीं लगाऊंगा। तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑन दैट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? बिकॉज ऑफ दैट टेंशन। तो टेंशन आपने दिया, और हमेशा लेंथ के अलॉन्ग ही लगा करता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग along its length so that string remains straight, taut खिंची हुई रहती है बिल्कुल, वो कारण होता है बच्चों उसके पीछे तनाव, उसमें टेंशन। तो टी सपोज कर लिया, इधर टी सपोज कर लिया, ये एंगल डी थीटा सपोज कर लिया, इसको रिजॉल्व डी थीटा बाय 2, ये डी थीटा बाय 2 है बच्चों, ये 90 है तो ये 90 माइनस डी थीटा बाय 2 होगा, ये 90 तो बाकी डी थीटा बाय 2 बचेगा। ठीक है, दो कंपोनेंट ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, दो कंपोनेंट टूवर्ड सेंटर आए, जो उसको ये जो पार्ट है बच्चों उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, और सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने इस छोटे से पार्ट का मास मान लिया dm, उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा, रेडियस r। सो हमारे पास में यह आएगा। और अगर एंगल बहुत छोटा हो बच्चों तो साइन थीटा की वैल्यू आप लगभग थीटा लिख सकते हैं, हमेशा नहीं लिखी जाती, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर थीटा बहुत छोटा हो, जैसे साइन 0 और 0 दोनों लगभग सेम है, लगभग क्या बिल्कुल सेम होते हैं। साइन 0 पर 0 की वैल्यू भी, साइन 0 पर क्या वैल्यू होती है? 0, और 0 तो अपने आप में 0 ऐसे ही। तो अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को आप लिख देंगे बच्चों थीटा। अब यहाँ पर थीटा का काम डी थीटा बाय 2 कर रहा था, 2 से 2 कैंसल। मास जो होगा बच्चों वो क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब छोटा सा जो पार्ट आपने लिया, मैंने माना कि ये वायर, ये जो रिंग है बच्चों, ये जो रिंग है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि बहुत पतला सा है, मैंने मान लिया वो a है, और उसकी लेंथ l है, dl है। तो उसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, इससे t आ गया। ओरिजिनल लेंथ 2 पाई r थी, बाद में लेंथ इतनी हो गई तो चेंज इतना आ गया। बड़ी इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर भी किसी के दिमाग में आएगा सर कि आपने रेडियस r क्यों ली? जब वो घूमना शुरू कर देगा तो रेडियस r नहीं रहेगी, r से r प्लस डेल्टा r हो जाएगी। अभी तो पहले रेडियस ओरिजिनली इसकी r थी, बट जब इसने घूमना शुरू कर दिया तो रिंग की रेडियस r प्लस डेल्टा r हो जाएगी। बिल्कुल खूबसूरत बात कही अगर आपने, अगर कही है तो। लेकिन इस आर के कंपैरिजन में उस डेल्टा आर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। बहुत बड़ा, बहुत नॉर्मल किस्म का चेंज नहीं आ जाएगा, बहुत छोटा सा चेंज आएगा। सो इन कंपैरिजन ऑफ दैट आर यू कैन निग्लेक्ट दैट डेल्टा आर। इसीलिए मैंने यहाँ पर रेडियस आर ही लिए, अदरवाइज सही मायने में तो आर प्लस डेल्टा आर ही होनी चाहिए थी। तो ये कुछ पिक्चर हमारे सामने आएगी बच्चों। हम लोग और आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न हल कीजिएगा बच्चों। यहाँ पर अब मैं आपको दे रहा हूँ कि एक वायर आपके पास में है, ये लीजिए साहब, एक वायर है बच्चों आपके पास जिसका लेंथ है l, जिसका एरिया है a, जिसकी यंग्स मॉडुलस है बच्चों y। वायर जिसकी लेंथ l है, एरिया a है, यंग्स मॉडुलस y है, और एक एंड के अबाउट आप इसको सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू करते हो। एक एंड के अबाउट बच्चों आप इसको सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू करते हो। आपको एक काम करना है, क्या करना है? इसकी वायर की लेंथ में चेंज कितना आएगा बताइए? इसने जब घूमना शुरू किया एक एंड के अबाउट तो इसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा बच्चों, वो आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं और बार बार कहता रहूंगा, क्योंकि आप ईमानदारी से अगर इन वीडियोस को देखकर पढ़ रहे हैं, आपको सिंसियरिटी बतानी पड़ेगी। अगर आप सिंसियरिटी बताते हैं तो बच्चों फिर इससे बढ़िया कोई और हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं हो सकता। देखिए साहब, ये रिंग जो वायर है बच्चों वो इस तरह से घूम रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। जब ये भाई एक एंड, ये लीजिए, मैंने इसको सेंटर को नाम दे दिया O। मैंने ये थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर देता हूँ ताकि समझने में हमको आसानी रहे। ये लीजिए साहब, कुछ इस तरह से ये हमने काम कर लिया बच्चों। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रॉड को जैसा कि आप यहाँ पर इस तरह से घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं बच्चों। हम लोग एक वही घिसा पिटा सा काम करते हैं बच्चों, आप समझ सकते हैं। अलग अलग जगह पर टेंशन अलग अलग होगा। मैंने एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया बच्चों डी एक्स लेंथ का, जिसको मैंने शेडेड कर दिया है। तो उसका जो पहली बात तो ये है बच्चों की एल लेंथ का जो मास है वो कितना होगा? एल लेंथ का मास होगा m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m/l, जिसको हम लोग बचपन से बच्चों लेमडा से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। भाई अब से कुछ समय पहले पढ़ा था तो वो बचपन ही था ना। तो एल लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास इतना। तो ये जो dx लेंथ आपने ली है बच्चों, उस dx लेंथ का मास कितना होगा? dx लेंथ का मास होगा बच्चों लेमडा इंटू dx,
और लेमडा की वैल्यू बाई चांस m अपॉन एल है बच्चों इंटू डी एक्स। सो ये तो इस छोटा सा ये जो शेडेड पार्ट आपने लिया है बच्चों, इस शेडेड पार्ट का मास आ गया आपके पास। दिस इज द मास ऑफ दैट शेडेड पार्ट। अब शेडेड पार्ट का मास निकालने के बाद में आप समझिए बच्चों कि अगर सपोज कर लीजिए कि इस पर कुल मिलाकर भाई ये जो आपने जो लेंथ ली थी ये डी एक्स ली थी, और इस पर इसके जो दोनों एंड्स हैं बच्चों उन पर जो टेंशन का डिफरेंस है वो मैंने डी टी मान लिया। भाई इस पर भाई कुछ टेंशन इस पर यहाँ से लग रहा है, कुछ टेंशन इस पर यहाँ से लग रहा है, तो इस पर जो टेंशन का डिफरेंस है बच्चों वो डी टी है। तो वो या यूं कहा जाए कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स डी टी, आप यूं समझ लीजिए नेट फोर्स डी टी है। तो डी टी बराबर कितना होगा बच्चों, डी टी बराबर होगा उसका मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। भाई ये जो पार्ट होगा जब ये घूमेगा, जब पूरी रॉड ही घूमेगी तो ऑब्वियसली ये पार्ट भी घूमेगा, जब पूरी रॉड घूमेगी बच्चों तो ये पार्ट भी घूमेगा, और पार्ट जिस रेडियस में घूमेगा बच्चों उसकी वो कितनी रेडियस है एक्स। अच्छा यहाँ पर ये भी देना जरूरी है मेरे ख्याल से कि ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है, वो शायद मैंने नहीं दिया था तो कर लीजिएगा। एनीवेज अब जब ये रॉड घूमेगी बच्चों तो इसका ये पार्टिकल घूमेगा, तो ये कुछ ऐसी पिक्चर आ जाएगी। और इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, आपने ये जो इस साइड से कितनी डिस्टेंस पे लिया इसको, एक्स डिस्टेंस पे लिया। अभी डीएम की वैल्यू आपके समक्ष लिखी हुई है बच्चों, तो ले लीजिए m अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये आ गया बच्चों डी टी, ये डी टी आ गया। और इस तरीके से बच्चों डी टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, m अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही कुछ आएगा। और इस बेसिस पर अगर हम क्या कैलकुलेट करें बच्चों, हम यहाँ पर अगर t निकालना चाहें, हम यहाँ पर टेंशन निकालना चाहेंगे, यहाँ पर टेंशन है कितना, तो टेंशन कैसे निकालेंगे बच्चों, चलिए हम लोग टेंशन जो निकालेंगे बच्चों वो इंटीग्रेशन डी टी निकालेंगे। और इंटीग्रेशन डी टी मतलब ये लीजिए साहब m अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इस जगह पर आप ये देख रहे हैं टेंशन कितना है। अब इस जगह पर जो टेंशन होगा बच्चों, आप एक बात थोड़ी सी दिमाग लगाइए, इतने इतने हिस्से पर जो फोर्स लग रहा है, इस छोटे से पार्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो इस छोटे से पार्ट को घुमा रहा है। भाई अभी जैसे आपने रिंग पूरी देखी थी, अब वहाँ पर यहाँ पर क्या है, ये जो छोटा सा पार्ट आपने लिया, इस छोटे से पार्ट पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस छोटे से पार्ट को घुमा रहा होगा, सर्कुलर मोशन दे रहा होगा, यही कुछ होगा। आपने वही किया। अब इस जगह पर जो टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा वो इसके पीछे के सारे मासेस को घुमा रहा होगा। जैसे आप लोगों ने एनएलएम में किया था बच्चों कि जब भी आपको किसी जगह पर टेंशन निकालना होता था तो मैंने आपको क्या बताया था, उसके पीछे वाले मासेस पे फोर्स देख लो, यही था हमने। भाई हम लोगों ने एफबीडी की मेथड से भी किया था। डायरेक्ट मेथड मैंने आपको क्या बोली थी कि कहीं पर भी जो फोर्स लग रहा है वो उसके पीछे के मासेस कहीं पर भी टेंशन निकालना तो उसके पीछे के मासेस पे फोर्स निकाल दो, सिंपल। तो वही काम करिए ना कि अब यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा, एक्स डिस्टेंस पर जो टेंशन लग रहा होगा बच्चों, वो टेंशन इसके पीछे के मासेस को घुमा रहा होगा। मतलब आपको क्या करना है बच्चों, अगर यहाँ पर टेंशन निकालना है तो आप यहाँ से यहाँ तक कितना फोर्स लग रहा है वो देखिए, और यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या बच्चों, एक्स डिस्टेंस से एल डिस्टेंस तक। भाई ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस एल है। सो एक्स डिस्टेंस से एल डिस्टेंस तक कितना फोर्स लगा आप वो निकाल लीजिए, ये लीजिए और इसको आप हल कर लीजिए बच्चों। ये m बाय एल हो गया, ओमेगा स्क्वायर भी हो गया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, लिमिट x टू l हो गई, और बच्चों ये m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये बच्चों हमारे पास में क्या आ चुका, टेंशन, तनाव आ चुका। व्हाट इज द टेंशन इन द वायर, इस जगह पर टेंशन कितना। भाई इस जगह पर जो टेंशन होगा वो उसके बैक के जितने भी मासेस होंगे उन पर फोर्स, उनको घुमा रहा होगा। भाई इतने से पार्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो इतने से पार्ट को घुमा रहा है, और यहाँ पर जो टेंशन होगा बच्चों वो यहाँ से उसके पीछे के मासेस को घुमाने के लिए उत्तरदायी होगा, जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आपके पास पर टेंशन आ गया। तो एक्स डिस्टेंस पर आपने टेंशन निकाल दिया, एक्स डिस्टेंस पर आपने टेंशन निकाल दिया बच्चों। अब आप एक काम कीजिए, जब ये घूम रहा है तो आपको यही पूछा ना कि इसकी लेंथ में चेंज कितना आएगा, तो हम एक काम करते हैं, ये जो छोटा सा पार्ट आपने dx लिया बच्चों, हम इसकी लेंथ में चेंज निकालते हैं। तो इसकी लेंथ में चेंज कितना आएगा, उस जगह पे लगने वाला फोर्स इनटू उसकी ओरिजिनल लेंथ अपॉन a इंटू वाई। भाई आप यही छोटा सा जो पार्ट ले रहे हैं, इस छोटे से पार्ट की लेंथ अपने आप में कितनी है, dx है। इस छोटे से पार्ट की ओरिजिनल लेंथ dx है। अब इस छोटे से पार्ट की लेंथ में जो चेंज आया बच्चों उसको मैंने dl लिखा।
ओरिजिनली इस छोटे से पार्ट की लेंथ है dx। भाई आपको चेंज इन लेंथ निकालना होता है तो फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन ए वाई, यही पिक्चर लगाते हो आप। अब ओरिजिनल लेंथ कितनी इस छोटे से पार्ट की बच्चों, dl ए वाई, और उस पर फोर्स कितना, इस जगह पर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, टी फोर्स लग रहा है, ये आया। तो बस अब आप लगा दीजिए चेंज इन लेंथ ये, और टी की वैल्यू कितनी बच्चों, पहले तो ये ए वाई से भी डिवाइड करेंगे तो ये एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2ay इंटू एल, और साथ में कितना बच्चों, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये लीजिए भाई, वो जो छोटा सा पार्ट dx था उसकी लेंथ पे कितना चेंज आया, तो m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l और इंटू ए वाई, ये आया इंटू ये चेंज इन लेंथ आ गया। तो कुल मिलाकर जो लेंथ में चेंज आएगा बच्चों क्या होगा, वो ऐसी छोटी छोटी सी लेंथ के चेंज का सम कर देंगे। और यहाँ हम करते हैं बच्चों, ये लीजिए ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2ay इंटू एल, और बाकी कितना बचा बच्चों, बाकी बचा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसे आप कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे भाई, अभी आप ये जो आपने लेंथ में जो चेंज लिखा, ये जो छोटी सी जो पार्ट dx थी बच्चों, उसकी लेंथ में जो चेंज आया वो dl था। तो टोटल लेंथ में चेंज निकालना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, भाई आपने यहाँ पर इसमें कितना चेंज आया, फिर इसमें कितना, फिर इसमें कितना, फिर इसमें कितना, फाइनली इसमें कितना आया। तो मतलब कुल मिलाकर यूँ बच्चों कि आप जीरो से लेकर कैपिटल एल तक उसको इंटीग्रेट कर देंगे। भाई यहाँ जो टेंशन था वो उसके पीछे के मासेस को घुमा रहा था, लेकिन आपको जब टोटल लेंथ में चेंज निकालना तो आप इसकी लेंथ में चेंज, 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 सबकी लेंथ में चेंज देखेंगे तो बच्चों ये आएगा आपके पास में m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2ay l, और l स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बच्चों l स्क्वायर x लिमिट 0 टू l, फिर x का इंटीग्रेशन होगा बच्चों x क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 टू l। यहाँ m ओमेगा स्क्वायर है अपॉन 2ay है, और एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों एल स्क्वायर एक्स लिमिट 0 टू l, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 फिर लिमिट 0 टू l। और फिर क्या करेंगे बच्चों आप लोग, ये लीजिए कुछ ये आएगा, और यहाँ पर बच्चों m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2ay l, और इधर लिमिट पुट कर दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा l क्यूब, और मेरे ख्याल से ये l क्यूब बाय 3। लिमिट आप पुट कर सकते हैं, हमने बहुतों बार ऐसा काम करा है। पहले x की जगह l पुट करेंगे, फिर x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे सारा 0, इधर भी 0 पुट करेंगे सारा 0, कुल मिलाकर ये, और इधर 2al क्यूब बाय 3 हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और l से l भी कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, अपॉन आएगा बच्चों ए वाई, और 3 भी आएगा, 3 भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये 3l क्यूब माइनस l क्यूब मतलब 2l क्यूब अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, l क्यूब से एक l कैंसिल हो गया, और होप सारा काम मैंने सही करा। सो दिस इज बच्चों चेंज इन लेंथ, ये आपके पास में लंबाई में परिवर्तन आ चुका है। एल लेंथ का मास था m, यूनिट लेंथ का मास मान लिया, dx लेंथ का मास मान लिया। अब ये पार्टिकल घूम रहा है तो उस पर पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स dt मान लिया, तो वही पार्टिकल वही फोर्स जो है बच्चों उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। और फिर आपको नेट टी निकालना है तो आप यहाँ पर जो टी होगा बच्चों वो उसके पीछे के मासेस को सेंटीमीटर फोर्स देगा, तो आप x से लेकर l तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो x डिस्टेंस पर कितना टेंशन आया वो निकाल दिया। अब इस टेंशन के कारण बच्चों इस छोटे से पार्ट की लेंथ में कितना चेंज आया आपको वो निकालना है। तो आपने वो लिखा भाई ओरिजिनल लेंथ, एक सेकेंड, यहाँ dl, और एक्चुअली ओरिजिनली जो लेंथ थी बच्चों वो कितनी थी, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। ओरिजिनली ये जो छोटा सा पार्ट आपने लिया था उसकी लेंथ को वो कितनी थी बच्चों, dx। भाई हमको लिखना होता है चेंज इन लेंथ विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ बाई चांस इस छोटे से पार्ट की dx थी। कैलकुलेशन छोटा सा है, बिल्कुल सिंपल, इंटीग्रेशन करना बाद में 0 टू l। होप मैंने सारा काम सही करा है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही करें, अगर नहीं करे हो तो आप सही कर लीजिएगा बच्चों। अब एक दो और आसान से सम हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। चलिए यहाँ हमें बच्चों एक यहाँ पर एक वायर दे रखी है, यहाँ पर कुछ हमने वेट मान लीजिए W सस्पेंड कर रखा है, और यहाँ पर एक और वायर हमने लगा रखी है बच्चों, ये लीजिए, और इधर हमको वेट 3W दे रखा है। इसका एरिया A दे रखा है, इसका एरिया 2A दे रखा है, इसका यंग्स मॉडुलस बच्चों 2y है, और इसका यंग्स मॉडुलस 3y है। और चलिए इसका एरिया A, इसका 2A, इसका y 2y है, इसका जो यंग्स मॉडुलस बच्चों वो 3y है, और लेंथ चलिए दोनों की सेम ले लेते हैं।
लेंथ दोनों की सेम ले लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, दोनों की लेंथ में कितना चेंज आएगा, इस वाली वायर में और इस वाली वायर में लेंथ में कितना चेंज आएगा, जरा फटाफट बताइए। वायर्स को बच्चों आप मासलेस मान लीजिएगा, द्रव्यमान रहित मान लीजिएगा, आप मान लीजिएगा कि कोई मास नहीं है। फटाफट कीजिए बच्चों, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। देखिए अब एक काम करें, हम एक इन वायर्स को नंबर दे देते हैं। पहली वाली वायर को नाम दे देता हूँ 1, दूसरी वाली वायर को नाम दे देता हूँ 2। अब 1 वाली वायर में यदि आप देखें बच्चों, तो 1 वाली वायर, भाई कोई भी इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसके नीचे के मास के कारण लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसके नीचे के मास के कारण लगेगा। तो पहले वाले की लेंथ में चेंज निकालें बच्चों। चेंज इन लेंथ का फार्मूला बड़ा घिसा पिटा सा होता है, FL/AY। और पहली वाली वायर में जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो कितना लग रहा है, पहली वाली वायर में जो फोर्स लग रहा है बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि किसी भी वायर में जो फोर्स लग रहा है बच्चों उसके नीचे के मास के कारण लग रहा है। तो उसका नीचे का मास है बच्चों 3W, ओरिजिनल लेंथ उसकी L है, और अपॉन उसका एरिया बच्चों 2A है, और यंग्स मॉडुलस बच्चों उसका 3Y है। अभी आप 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कर लीजिए, बाकी तो कुछ नहीं है, एक सिंपल सा है। और सेकंड वाली वायर की लेंथ में चेंज निकालें, तो सेकंड वाली वायर पे कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, सेकंड वाली वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, सेकंड वाली वायर पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो लग रहा है W + 3W। क्यों? क्योंकि इसके नीचे का टोटल वेट कितना बच्चों, इसके नीचे W वेट भी और इसके नीचे 3W वेट भी है, टोटल है बच्चों। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो W + 3W लगेगा बच्चों। अगर मैं इस सेकंड वायर के बारे में बात करता हूँ, तो सेकंड वायर पर जो नेट फोर्स लगना है वो कितना लगना है बच्चों, इसके नीचे कितना फोर्स है, W भी इसके नीचे और 3W भी इसके नीचे है, W और 3W दोनों इसके नीचे। और लेंथ कितनी बच्चों, उसकी भी बाई चांस L ही है, और उसका एरिया बच्चों A है, और यंग्स मॉडुलस उसका 2Y है। बस भाई लेंथ तो इसकी भी L ही है, लेकिन इसके नीचे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, उसके नीचे का जो फोर्स है बच्चों वो कितना होगा, W + 3W। टोटल उसके नीचे का सारा फोर्स काउंट करेंगे, लेंथ में चेंज आ जाएगा बच्चों। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कीजिए, किसी रॉड का एरिया आपको दे रखा है बच्चों, यहाँ पर आपने एक रॉड सस्पेंड कर रखी है, ये लीजिए, आपने एक रॉड सस्पेंड कर रखी है जिसका एरिया A है, जिसका यंग्स मॉडुलस बच्चों Y है, जिसका एरिया A है, यंग्स मॉडुलस इसका Y है, और इसका ब्रेकिंग फोर्स, कौन सा फोर्स बच्चों, ब्रेकिंग फोर्स, जिसे हिंदी में हम लोग त्रोटन बल कहा करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, त्रोटन बल, जिस पर वो टूट जाता है उसे हम बोला करते हैं ब्रेकिंग फोर्स। भाई हम किसी भी मटेरियल पे कितना फोर्स लगाएं कि वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, उसे आप बोलते हैं ब्रेकिंग फोर्स। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे ब्रेकिंग फोर्स वगैरह के बारे में, और भी कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे। बट एनीवेज अभी आपके पास में रॉड है बच्चों जिसका यंग्स मॉडुलस Y है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसका ब्रेकिंग फोर्स है F। इसका ब्रेकिंग फोर्स कितना बच्चों, F। आप बताइए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी लेंथ इसकी लटका सकते हैं। What maximum length can be suspended so that this rod doesn't break। हम इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी लेंथ बच्चों लटका सकते हैं कि ये रॉड ब्रेक नहीं हो, आपको बताना है। जबकि आपको ये गिवन है बच्चों कि इसके मटेरियल की जो डेंसिटी है बच्चों वो रो है। कीजिए, इसके मटेरियल की डेंसिटी रो है, तो क्या करोगे बच्चों, देखो यहाँ पर हम कैसे काम करेंगे बच्चों। आपको ये बोला है कि इसका ब्रेकिंग फोर्स F है, मतलब अगर आपने इस रॉड पर बच्चों F फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा दिया, इफ़ यू अप्लाई फोर्स विच इज़ इवन ग्रेटर देन F, रॉड विल ब्रेक डाउन, टूट जाएगी रॉड, इतना सा मतलब है। भाई Y इसका यंग्स मॉडुलस Y है, एरिया A है, रो इसकी डेंसिटी है। हम इस पर मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि टूट जाए, उसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग फोर्स। और ब्रेकिंग फोर्स आपको दे रखा है बच्चों F। मतलब अगर इस रॉड के किसी भी एंड पर, अगर इस रॉड के इस एंड पर, इस एंड पर, इस एंड पर, जहाँ पर भी फोर्स F से ज़्यादा हो गया वहाँ पे वायर ने टूट जाना है। हालांकि एकदम से नहीं होता कि हमने जैसे ही F फोर्स लगाया टूट जाएगी, थोड़ा सा समय लगता है उसके अंदर, बट स्टिल आपने अगर यहाँ पर F फोर्स ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 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 हो गया, तो टूट जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ होगा, यहाँ पर। अगर यहाँ पर ब्रेकिंग फोर्स से कम फोर्स रहा तो बाकी सब जगह तो कम ही रहेगा, क्योंकि किसी भी जगह पर अभी आप देख रहे हो बच्चों जो फोर्स लगता है वो उसके नीचे के मास के कारण लगता है। यहाँ फोर्स इसके नीचे के कारण, यहाँ फोर्स इसके नीचे के कारण, यहाँ फोर्स इसके नीचे के मास के कारण, यहाँ फोर्स इसके नीचे के मास के कारण।
तो अगर आप ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा मास इसके नीचे आएगा, इस टॉप एंड के नीचे सबसे ज़्यादा मास आएगा। अगर यहाँ पर उतना मास नहीं आया तो बाकी किसी जगह तो नहीं आएगा। अगर यहाँ पर उतना ज़्यादा फोर्स नहीं आया भैया तो बाकी किसी जगह पर तो स्वाभाविक बात है कि नहीं आएगा। सो ब्रेकिंग फोर्स के होने के सबसे ज़्यादा संभावना यहाँ पर है। अगर यहाँ ब्रेकिंग फोर्स नहीं लगा तो बाकी जगह तो और भी कम लगेगा। तो सीधी सीधी बात है बच्चों। अच्छा, इस जगह पे कितना फोर्स लगेगा? इस जगह पर जो फोर्स होगा बच्चों वो निश्चित बात है पूरा का पूरा mg के बराबर लगेगा, पूरा का पूरा mg के बराबर लगेगा। तो और m कितना बच्चों? m होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, तो ये आ गया साहब। और वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ इंटू रो इंटू जी, ये लीजिए। और इससे लेंथ आ जाएगी, ये लीजिए साहब, F अपॉन ए रो जी। एक छोटा सा लल्लू सा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था बच्चों, सिंपल। हालांकि यंग्स मॉडल्स की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। जस्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, किसी भी रॉड पर, किसी भी मटेरियल पर वो फोर्स लगाएं जिससे वो टूट जाए, उसे आप बोला करते हैं बच्चों ब्रेकिंग फोर्स, यानी कि त्रोटन बल, त्रोटन बल उसे कहा जाता है। और आपसे बोला है कि इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लेंथ लटका सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आप इतनी लेंथ आपने सस्पेंड करी और आप और ज़्यादा लेंथ सस्पेंड करोगे, जितनी ज़्यादा लेंथ सस्पेंड करोगे उतना ज़्यादा वेट सस्पेंड होगा, और वेट जितना सस्पेंड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा इसके टूटने के, इसके ब्रेक होने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। तो हम ये चाहेंगे भैया कि ये कभी भी टूटे नहीं, और कहीं पर भी फोर्स उसके नीचे के मास के कारण है। यहाँ फोर्स कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा है। अगर यहाँ ब्रेकिंग फोर्स को आपने एक्सीड नहीं किया तो बाकी किसी जगह तो होना ही नहीं। तो मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहीं पर ही है। ये नहीं कि हम कुछ लोग सेंटर ऑफ मास ले लें। मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्टिंग एट दिस क्रॉस सेक्शन। तो इफ दिस फोर्स, अगर ये वाला फोर्स बच्चों जो है, अगर ये जो फोर्स है बच्चों, हमेशा ये क्या होना चाहिए? कुल मिलाकर mg से कम होना चाहिए। मैं यूँ कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर mg से कम रहा तो भाई जो फोर्स है, मतलब mg के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कम लगना चाहिए, ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर ये वाला फोर्स इस फोर्स से बढ़ गया, इफ दिस फोर्स एक्सीड्स दिस फोर्स, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर ये फोर्स इससे बड़ा हो गया तो वो वायर टूट जाएगी। तो ऐसा कुछ पिक्चर आनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर आप देखें बच्चों तो ऐसे कुछ पिक्चर आना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है बच्चों वो इससे कम होना चाहिए। इनइक्वलिटीज़ का साइन कुछ ऐसा आएगा। लेंथ जो है बच्चों वो इससे कम होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लेंथ लटकाई जा सकती है बच्चों वो F अपॉन ए रो जी लटकाई जा सकती है।